नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और वहीं आपको बता दें, निषाद वोट बैंक साधने की तैयारी में सपा। और वहीं आपको बता दें, सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाएगी सपा पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, समाजवादी पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा लगाएगी। और वहीं आपको बता दें, 20 सितंबर को फूलन देवी की मूर्ति का होगा अनावरण। और वहीं कार्यक्रम के जरिए फूलन देवी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कार्यक्रम में पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर निषाद वोट बैंक साधने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। और वहीं आपको बता दें, फूलन देवी की प्रतिमा लगाएगी समाजवादी पार्टी। और वहीं श्रद्धांजलि देने का भी प्रोग्राम। और वहीं फूलन देवी की मूर्ति का होगा अनावरण 20 सितंबर को। मूर्ति का और वहीं यूपी में आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और सड़कों पर गड्ढे भी हादसे की वजह बनते हैं। ऐसा ही मामला लखनऊ से आया है, जहां पर एक बाइक सवार गड्ढे से अपनी बाइक बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। जब बाइक सवार अपनी बाइक ट्रक से गड्ढे से बचा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और ये हादसा ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था और लखनऊ कानपुर रोड का गड्ढा मौत का कारण बना है। और कुछ ही दिन पहले ही हुई थी युवती की शादी। और वहीं आपको बता दें, थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के शहीद पथ के पास ये एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर एक युवती की मौत हो गई। कलेक्टर बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के अनुपालन में लोक अदालत का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया और समस्त अधिवक्तागण जनपद न्यायाधीश संदीप जैन के द्वारा लगातार आचरण और व्यवहार के विरुद्ध आक्रोशित है और न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वरूप अलग अलग टीमें बनाकर जनपद न्यायालय और दीवानी परिसर के गेटों पर खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार किया गया। और किसी भी अधिवक्ता ने किसी भी न्यायालय में कोई कार्य नहीं किया। और इतना ही नहीं, किसी भी अधिवक्ता ने जनपद न्यायालय के अंदर प्रवेश भी नहीं किया। और इस संबंध में जनपद न्यायाधीश एटा और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद को भी पूर्व में लिखित शिकायत पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया। और कलेक्टर बार एसोसिएशन के समस्त सदस्यों ने सक्रिय रूप से पूर्णतः जनपद न्यायाधीश के आचरण और व्यवहार के विरोध में अपना समर्थन और सहयोग दिया है। स्थानांतरित होके आए हैं। जब से वो आए हैं तब से उनके अमर्यादित आचरण, अशोभनीय व्यवहार को लेकर हम लोगों ने वार्ता उनसे करनी चाहिए। वार्ता नहीं की उन्होंने। 9 तारीख को हमने स्ट्राइक की थी और जब कोई सुधार नहीं हुआ है तो आज हमें मजबूरी बस ये अपने काम करने के निश्चय से पीछे हटना पड़ा और लोक अदालत का हमने बहिष्कार। तो क्या किसी तरह का कोई आज आप लोग कार्य नहीं करेंगे? जी, कोई भी कार्य हमारा अधिवक्ता यहाँ तक कि कैंपस में भी अंदर नहीं जा रहा है। माता जी, ये अगली रणनीति क्या है आप लोगों की इस पूरे मामले पर? हमारी अगली रणनीति है, अगर इनमें सुधार नहीं होता है इनके आचरण और व्यवहार में, तो जनरल हाउस की बैठक बुला के इनकी कोर्ट का बहिष्कार भी संभव है। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी को भी हमने अवगत करा दिया है और एक प्रतिनिधि मंडल हमारा अतिशीघ्र इलाहाबाद भी मिलने जा रहा है। आज लोक अदालत का बहिष्कार किया है, इसके बाद क्या आगे अगर सुधार नहीं होता है तो और किसी जो सामान्य कार्य है उसमें भी बहिष्कार किया जाएगा क्या? मेन जिला जज महोदय से शिकायत है, उन्हीं की कोर्ट का हम लोग कोई भी निर्णय लेंगे, उन्हीं की कोर्ट के लिए लेंगे। ये हमारा अगला स्टेप है। आज हड़ताल तो नहीं है? आज हड़ताल नहीं है, लेकिन कोर्ट का लोक अदालत का बहिष्कार हमने किया। और वहीं बहराइच में गन्ने के खेत में 2 बच्चों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और इन बच्चों की हत्या गला काट कर निर्मम तरीके से की गई। हालांकि अभी भी बच्चों की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। और मृतक बच्चों में एक लड़का और एक लड़की शामिल है। और वहीं बताया गया कि बहराइच के फकरपुर में लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के लिंक मार्ग गजधारपुर बसंता के किनारे गन्ने के खेत में ये शव मिले और डबल मर्डर की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए थे।
और वहीं फकरपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया और एसपी सुजाता सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन किया और साथ ही उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अफसरों को अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का सख्त आदेश दिया। हालांकि शवों की पहचान पाने के चलते पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मृतकों में 10 साल की लड़की और 8 साल का लड़का शामिल है और पुलिस किसी दूसरे स्थान से लेकर इनकी रात में हत्या की गई है और ये पुलिस ने आशंका जताई और पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड का सहारा लिया और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया जाएगा और हत्यारे गिरफ्त में होंगे। रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और रामलला मंदिर कार्य को लेकर 40 लेयर की बुनियाद भरी जा चुकी है। देश भर के राम भक्तों ने रामलला के लिए खजाना खोल दिया है और राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के सामने रखे दान पत्र में एक पखवाड़ा यानी 15 दिनों में 30 लाख से 40 लाख का दान आ रहा है और यह दान कार्यालय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खातों से अलग अलग केवल विराजमान रामलला के सामने रखे दान पत्र में ही आ रहा है और एक महीने में रामलला अकेले अपने दान पत्र से 60 लाख से 80 लाख का दान प्राप्त कर रहे हैं और रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्रद्धालु राम झरोखे से अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं में अपने आराध्य के मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है और संत समाज के साथ साथ राम भक्त भी रामलला के निमित्त दिल खोलकर दान दे रहे हैं। 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 35 लाख का रिकॉर्ड चढ़ावा रामलला को उनके दान पात्र में प्राप्त हुआ और सूत्रों की माने तो ट्रस्ट के कार्यालय पर भी हर महीने 10 से 15 लाख की नकदी और 50 लाख के चेक आ रहे हैं और रामलला के मंदिर निर्माण के शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और उस दिन से हर दिन 2 से 5,000 लोग रामलला के खातों में पैसा भेज रहे हैं। अगर एंट्री की बात की जाए तो एक दिन की एंट्री में एक मोटी किताब बन जाती है और भूमि पूजन के दरमियान ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन 5 से 10 करोड़ ना प्राप्त हुई हो और इस बार अगस्त के पहले पखवाड़े यानी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक की बात करें तो प्रतिदिन करोड़ों रुपए का दान रामलला के मंदिर में निर्माण के लिए आ रहा है और 5 लोग बैठकर लगातार रामलला के दान पात्र में आए धन की गिनती करते जिसमें बैंक और ट्रस्ट के कर्मचारी शामिल होते। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए की कीमत के बिजली के तार और ट्रांसफार्मर बरामद किए। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने पुलिस लाइन में इस घटना का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जिस वजह से पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र का जाल बिछाकर बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह पर निगरानी कर रखी थी और उन्होंने बताया कि तीनों चोरों को बडकाली रोड से गिरफ्तार किया गया और उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की 2 दर्जन से अधिक वारदातों को कबूला भी है और पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर लगभग 30 लाख रुपए की कीमत का चोरी का माल बरामद किया और ये शातिर चोर जनपद के विभिन्न स्थानों से विद्युत ट्रांसफार्मर और बिजली तारों की चोरी करते थे और गिरफ्तार किए गए शातिर चोरों के नाम ताहिर, अनीस और नईम है और शातिर अपराधियों से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी किया हुआ सामान बरामद किया। इसमें सेंट्रो कार, 2 तमंचे, कारतूस, एक चाकू के अलावा बिजली का अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार ताहिर थाना कतौली का हिस्ट्री शीटर अपराधी है और वहीं अभियुक्त अनीस और नईम पर बिजली सामान चोरी के 31 मुकदमे दर्ज है। गोरखपुर में बाढ़ के बीच नाव से अकेले स्कूल जाने वाली 15 वर्षीय छात्रा संध्या साहनी से बीजेपी सांसद रवि किशन ने मुलाकात की और सांसद रवि किशन अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में मोटर वोटर के जरिए बाढ़ का जायजा ले रहे थे और उन्होंने बाढ़ के पानी के बीच फंसे लोगों से हालचाल जाना। इसके बाद रवि किशन संध्या साहनी के घर पहुंच गए और रवि किशन ने संध्या से मुलाकात की और उसका हौसला बढ़ाया। रवि किशन ने संध्या की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा भी किया और रवि किशन ने संध्या साहनी से पूछा कि वो क्या बनना चाहते और संध्या ने जवाब में दिया कि वो रेलवे में अफसर बनना चाहती।
रवि किशन ने कहा कि वो खूब मन लगाकर पढ़े और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा वो खुद उठाएंगे। यूपी के हरदोई में भी डेंगू ने अपना डंक फैलाना शुरू कर दिया है। जिले में डेंगू के 5 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले के अलग अलग स्थानों पर डेंगू के 5 मरीज मिले और 5 सितंबर को इन मरीजों की जांच की गई थी। डेंगू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित गांव में खास एहतियात बरतने शुरू कर दिए। जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र यादव के मुताबिक सीएचसी पर लक्षणों के बाद इन सभी की जिला अस्पताल में जांच कराई गई थी और जांच के बाद इनमें डेंगू की पुष्टि हुई और उन्होंने बताया कि एक मरीज जिला अस्पताल में भर्ती था, वो सांडी सीएचसी क्षेत्र के तहत का रहने वाला था। डेंगू का मामला सामने आने के बाद रोगी के इलाके में एक टीम भेजी गई और वहीं टीम वहां छिड़काव कर रही और उन्होंने आगे बताया कि अधिकांश केस ग्रामीण क्षेत्रों में मिले, जहां मलेरिया विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और निरोधात्मक गतिविधियां कराई है।